एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल आयुर्पथगामिनी बाय जीसीएम में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है एवस्कुलर नेक्रोसिस। एवस्कुलर नेक्रोसिस को कई अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि ओस्टियोनेक्रोसिस, इस्चेमिक बोन नेक्रोसिस, एसेप्टिक नेक्रोसिस एंड बोन इंफाक्शन। तो आज की इस वीडियो में हम डायग्नोसिस वाला पार्ट कवर नहीं करेंगे। डायग्नोसिस से पहले का जितना पार्ट है वो इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे। ये जो टर्म हमने पढ़ी कि कई टर्म यूज होती हैं एवस्कुलर नेक्रोसिस को डिनोट करने के लिए। फर्स्ट इज एवस्कुलर नेक्रोसिस, यानी कि एवस्कुलर मतलब कि ब्लड सप्लाई यहाँ पे कहीं ना कहीं हैम्पर हो रही है। तो लैक ऑफ ब्लड सप्लाई कॉजेज नेक्रोसिस, जिसकी वजह से नेक्रोसिस हो रहा है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एवस्कुलर नेक्रोसिस। यानी कि कहीं ना कहीं जो ब्लड सप्लाई है वो हैम्पर होगी और ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी और नेक्रोसिस हो जाएगा। ओस्टियोनेक्रोसिस, ओस्टियो यानी कि बोन से रिलेटेड है, यानी कि डेथ ऑफ द बोन। इस्चेमिक बोन नेक्रोसिस, यानी कि नेक्रोसिस हुआ है ड्यू टू इस्चीमिया, क्योंकि ब्लड नहीं पहुंचा तो ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं हुई और नेक्रोसिस होगा। एसेप्टिक नेक्रोसिस, यानी कि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक इन्फेक्शन नहीं है, विदाउट अ इन्फेक्शन जो नेक्रोसिस होगा एसेप्टिक नेक्रोसिस वो एवियन होगा। बोन इन्फाक्शन, यानी कि इन्फाक्शन ऑफ द बोन, तो ये टर्म कॉमनली एवियन को डिनोट करने के लिए यूज करी जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि एवियन होता क्या है। एवियन क्या है? इट इज अ ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द डेथ ऑफ द बोन टिश्यू ड्यू टू इंटरप्शन ऑफ इट्स ब्लड सप्लाई। जो कि हम अलग अलग हमने टर्म पढ़ी, उससे हमें क्लियर हो गया कि यहाँ इंटरप्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई हुआ है किसी भी जॉइंट पे, तो वहां की बोन टिश्यू जो होगी उसकी डेथ होगी। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द हिप इन यंग एंड मिडल एज्ड एडल्ट्स एंड फ्रीक्वेंटली रिजल्ट्स इन कोलैप्स ऑफ द femoral head if left untreated। यानी कि मोस्ट कॉमन कॉज है ये सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस का, यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का यहाँ पे एवियन होने के बाद जो ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ उसे हम कहेंगे सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। कॉज यहाँ पे क्या है? एवियन है, और ये मोस्टली यंग या मिडिल एज एडल्ट्स में देखने को मिलता है। और फिमोरल हेड यहाँ पे क्यों वर्ड यूज किया? क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो एवियन के केसेस हैं उसमें फिमोरल हेड की इन्वॉल्वमेंट देखी जाती है। लाइक स्किन और मसल्स, जो बोन है वो भी एक लिविंग और मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू है जो कि डिपेंड करता है अनइंटरप्टेड ब्लड सप्लाई पे फॉर द सर्वाइवल ऑफ इट्स सेल, लाइक ओस्टियोसाइट, ओस्टियोब्लास्ट, बोन मैरो सेल एंड ट्रेबेकुलर आर्किटेक्चर। यानी कि बोन भी एक ऐसा मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर ये सारी चीजें होती हैं। ओस्टियोसाइट होते हैं, ओस्टियोब्लास्ट होते हैं, बोन मैरो सेल होती हैं और ट्रेबेकुलर आर्किटेक्चर होता है। तो उन सबको एक प्रॉपर अनइंटरप्टेड ब्लड सप्लाई चाहिए होती है, तभी वो अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म कर पाते हैं। जब सर्कुलेशन इंटरप्ट हो जाएगा तो जो भी ये सेलुलर कंपोनेंट्स हैं इनकी डेथ हो जाएगी वन बाय वन विद इन आवर्स। आल्दो जो मिनरलाइज्ड बोन मैट्रिक्स है वो तो शुरुआत में इंटैक्ट रहेगी, लेकिन जो डेड बोन है वो इसकी एबिलिटी टू रिमोल्ड और रिपेयर जो है वो लूज कर देगी जल्दी ही। एकदम से ऐसा नहीं होगा कि मिनरलाइज्ड बोन मैट्रिक्स भी डिस्ट्रॉय होगी, उसको कुछ टाइम लगेगा। इनिशियली वो इंटैक्ट रहेगी, लेकिन धीरे धीरे करके जो बोन है उसकी रीमोल्डिंग की, रिपेयर की कैपेसिटी खत्म होती जाती है। और जब उसी अफेक्टेड जॉइंट पे कंटिन्यूअस मैकेनिकल लोडिंग होती है तो उसकी वजह से वहां पे माइक्रो फ्रैक्चर्स होते हैं, वो उस स्ट्रक्चर का कोलैप्स हो जाता है और डिफॉर्मिटी डेवलप होती है आर्टिकुलर सरफेस की और प्रोग्रेसिव डीजेनरेटिव आर्थराइटिस पेशेंट में हो जाता है। अब फिमोरल हेड हमने कहा कि मोस्ट कॉमनली इफेक्ट साइट है। क्यों? क्योंकि इसकी जो ब्लड सप्लाई है वो रिलेटिवली प्रिकेरियस होती है, यानी कि वहां पे ब्लड सप्लाई जो है कुछ जो है सप्लाई होती है, वहां कोलेटरल सर्कुलेशन जो है वो बहुत कम होता है। अगर वहां पे जो मेन आर्टरी है वो अगर ब्लॉक हो गई तो कोलेटरल से इतना सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। हाउएवर जो एवियन है वो ओनली फिमोरल हेड को इन्वॉल्व नहीं करता, ह्यूमरल हेड, टेलस, स्कैफोइड, डिस्टल फीमर, प्रोक्सिमल टीबिया, ल्यूनेट, जा और अदर बोन्स को भी ये इफेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर हम इसकी प्रेवलेंस की बात करें तो मोस्टली पेशेंट कहाँ के देखे जाते हैं? फिमोरल हेड इन्वॉल्वमेंट के पेशेंट होते हैं। ग्लोबली जो एवियन है वो इम्पोर्टेंट कोज है डिसेबिलिटी का। क्यों? क्योंकि प्रीडोमिनेंटली ये अफेक्ट करता है इंडिविजुअल्स बिटवीन 20 एंड 50 इयर्स ऑफ एज ड्यूरिंग देयर मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर्स। और
ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर ऑफ एज में आदमी काम ज्यादा करेगा। अगर उसको कहीं ना कहीं ब्लड सप्लाई हैम्पर हुई है और उसका जो जॉइंट है वो अफेक्ट हुआ है, तो उसमें मैकेनिकल लोडिंग पड़ती रहेगी, क्योंकि एक्टिव फेज ऑफ लाइफ है ये 20 to 50 ईयर्स ऑफ एज। तो मैकेनिकल लोडिंग पड़ेगी, माइक्रो फ्रैक्चर्स होंगे और अल्टीमेटली जो जॉइंट है वो डिस्ट्रक्शन उसकी हो जाएगी। Delayed diagnosis frequently leads to irreversible joint destruction requiring total hip replacement। यानी कि अगर इसका अर्ली फेज में डायग्नोसिस हमने कर लिया तो इसकी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर डिलेड डायग्नोसिस रहा तो मोस्टली ये इरिवर्सिबल जॉइंट डिस्ट्रक्शन उस समय तक हो जाती है और तब हमें टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट की नौबत आ जाती है, टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट कराना पड़ता है। एवीएन की डेफिनेशन अब तक हमें समझ आ चुका है कि एवीएन क्या है लोकलाइज्ड डेथ ऑफ द बोन टिश्यू एंड बोन मैट्रिक्स रिजल्टिंग फ्रॉम इंटरप्शन और रिडक्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई, जिसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रक्चरल फेलियर ऑफ द बोन होगा और सब्सिक्वेंट कोलैप्स ऑफ द आर्टिकुलर सरफेस इफ अनट्रीटेड। हैरिसन के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन क्या है? ओस्टियोनेक्रोसिस रेफर्स टू डेथ ऑफ सेलुलर एलिमेंट ऑफ द बोन, जो हमने पढ़ा था ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट, बोन मैरो सेल्स, उन सब का caused by impaired circulation, यानी कि सर्कुलेशन या तो कम है या इंटरप्टेड है या बिल्कुल बंद है, इवेंचुअली प्रोड्यूसिंग द कोलैप्स ऑफ द सबकोंड्रल बोन एंड डीजेनरेटिव आर्थराइटिस। रोबिन्स के अकॉर्डिंग क्या है? एन इस्चेमिक इन्फेक्शन ऑफ द बोन एंड मैरो caused by vascular compromise। तो सभी का मतलब यही है कि ब्लड सप्लाई जो है वो इंटरप्ट हुई है, जिसकी वजह से डेथ ऑफ द बोन टिश्यू हुआ है। अब फिमोरल हेड कॉमनली इफेक्ट क्यों होता है? अप्रोक्सीमेटली 75 to 90% एवियन के केसेस में फिमोरल का हेड इन्वॉल्व होता है। फर्स्ट उसका रीजन है टर्मिनल ब्लड सप्लाई। जो फिमोरल हेड है वहां पे जो ब्लड सप्लाई रिसीव होती है वो टर्मिनल आर्टरीज से होती है एंड विद वेरी लिमिटेड कोलेटरल सर्कुलेशन। तो जब एक आर्टरी वहां पे ब्लॉक हो जाती है तो अल्टरनेटिव ब्लड सप्लाई वहां पे इनएडिकेट होती है। हाई मैकेनिकल लोडिंग, जो हिप होता है वो बियर करता है ऑलमोस्ट द एंटायर बॉडी वेट ड्यूरिंग स्टैंडिंग या वॉकिंग कंडीशन में। आदमी खड़ा है, बैठा है तो हिप पे वजन ज्यादा जाता है, और अगर माइनर वीकनिंग भी हुई है ट्रेबेकुलर बोन की तो रैपिडली उसमें कोलैप्स की कंडीशन तक वो प्रोग्रेस कर सकता है, क्योंकि वहां पे मैकेनिकल लोड काफी ज्यादा होता है। इंट्राओशियस प्रेशर, अब हमें जॉइंट की एनाटॉमी पता है, फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा है द फिमोरल हेड लाइज विद इन अ रिजिड बोनी कंपार्टमेंट। और जब भी एक बोनी कंपार्टमेंट में हेड इसका लाई करता है तो अगर वहां पे एडिमा है, फेट सेल की इनलार्जमेंट है, तो जो बोनी कंपार्टमेंट के अंदर ये लाई करती है तो इसका इंट्राओशियस प्रेशर बढ़ जाएगा और जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स और ज्यादा कंप्रेस होंगी। लिमिटेड रीजेनरेटिव कैपेसिटी, जो नेक्रोटिक बोन होती है वो रीमोल्ड नहीं कर सकती इफेक्टिवली अंडर कंटिन्यूअस स्ट्रेस। और जैसा कि मैंने बताया, आदमी उठेगा, वॉशरूम जाने के लिए उठेगा, थोड़ा चलेगा तो भी क्या होगा, मैकेनिकल स्ट्रेस जॉइंट पे आएगा। तो इसीलिए उसकी जो रीमोल्डिंग की कैपेसिटी है वो और कम होती जाएगी, इसीलिए जो कोलैप्स होगा मच अर्लियर देन इन मैनी अदर बोन्स। नॉर्मल बोन वस्कुलर एनाटॉमी, अंडरस्टैंडिंग वस्कुलर एनाटॉमी इज एसेंशियल, क्योंकि जो एवीएन है वो फंडामेंटली एक वस्कुलर डिजीज है। अभी हम बार बार यही बोल रहे हैं कि जो ब्लड सप्लाई है वो हैम्पर होगी। तो जो बोन है वो 3 सिस्टम से ब्लड रिसीव करती है। फर्स्ट इज न्यूट्रिएंट आर्टरी, जो कि मेडुलरी कैविटी ऑफ द बोन, बोन मैरो और इनर 2/3 ऑफ द कॉर्टेक्स को सप्लाई करती है। तो ये अप्रोक्सीमेटली 50 to 70% जो ब्लड फ्लो है उसमें इसका कंट्रीब्यूशन है न्यूट्रिएंट आर्टरी का। सेकेंड इज पेरियोस्टियल आर्टरी, जो कि आउटर 1/3 ऑफ द कॉर्टेक्स को सप्लाई करती है और ये ओरिजिनेट करती है फ्रॉम सराउंडिंग मसल्स, तो पेरियोस्टियल आर्टरी। एपिफाइजियल आर्टरी क्या करती है, वो सप्लाई करती है एपिफाइसिस को, आर्टिकुलर एंड ऑफ द बोन को, एंड दीज आर क्रिटिकली इंपॉर्टेंट इन फ्यूमोरल हेड। अब यहाँ पे हमने देखना है ये आर्टरीज कैसे बाइफरकेट करती हैं, कौन किसकी ब्रांच है। एब्डोमिनल एओर्टा से कॉमन इलियक आर्टरी, कॉमन इलियक आर्टरी से एक्सटर्नल और इंटरनल इलियक आर्टरी होंगी। तो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी की ब्रांच है फेमोरल आर्टरी और फेमोरल आर्टरी की डीप फेमोरल आर्टरी यानी कि प्रोफंडा फेमोरिस। अब इसकी आगे 2 ब्रांच है, मेडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी और लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी। मेडियल वाली मेन सप्लाई करती है और लेटरल जो है वो माइनर सप्लाई करती है। इंटरनल इलियक आर्टरी की फर्दर ब्रांच होगी
ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी, देन उससे एसिटाबुलर ब्रांच और देन उससे आर्टरी ऑफ लिगामेंटम टेरिस। अब यहाँ पे आप ये नाम याद रखिए, आर्टरी ऑफ लिगामेंटम टेरिस और जो ये है मेडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी जो कि मेन सप्लाई है। आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे। एक्सटर्नल इलियक की ब्रांच थी फेमोरल, प्रोफंडा फेमोरिस, मेडियल सर्कमफ्लेक्स और उससे आगे रेटिनाकुलर आर्टरीज और फेमोरल हेड तक ये सप्लाई जाती है। अब फेमोरल हेड की ब्लड सप्लाई देखते हैं हम। ये ब्लड सप्लाई प्राइमरी फ्रॉम मेडियल फेमोरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी से आती है, जो कि मैंने आपको यहाँ बताया मेडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी। तो इसीलिए मैंने कहा था कि इनको आप ध्यान में रखना कि ये कहाँ से ये ब्रांचिंग होगी इसकी, ये आर्टरी निकल के आई है। मेडियल सर्कमफ्लेक्स जो आर्टरी है वो 80 to 90% ब्लड सप्लाई एडल्ट फेमोरल हेड को प्रोवाइड करती है थ्रू द सुपीरियर एंड पोस्टीरियर रेटिनाकुलर आर्टरीज। ये मोस्ट इंपोर्टेंट वेसल है। अगर इस आर्टरी का डैमेज हुआ सच एज आफ्टर अ फेमोरल नेक फ्रैक्चर, या फ्रैक्चर हुआ है पेशेंट को या हिप डिसलोकेट हुआ है और तब इस आर्टरी को डैमेज हुआ है, तो उसकी वजह से कॉमनली एवियन हो सकता है। लेटरल फेमोरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ये रिलेटिवली माइनर कंट्रीब्यूशन था इसका, हमने पहले भी पढ़ा, मेनली टू द एंटीरियर रीजन ऑफ द फेमोरल हेड। और नेक्स्ट हमने पढ़ा था आर्टरी ऑफ लिगामेंटम टेरिस, ये चाइल्डहुड के दौरान ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एडल्ट में जो इसका कंट्रीब्यूशन है यूजुअली इनसफिशिएंट होता है टू प्रिवेंट एवियन इफ द रेटिनाकुलर वेसल्स आर इंटरप्टेड। चाइल्ड के केस में ऐसा क्या सीन है, तो वो हम देखते हैं यहाँ पे। जो लार्ज आर्टरी ऑफ लिगामेंटम टेरिस है, चाइल्ड के केस में वो लार्ज होती है, सिग्निफिकेंट ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है और वो पार्शियली प्रोटेक्ट कर सकती है फेमोरल हेड को अगर मेन सप्लाई उसकी बंद हो गई है तो भी। लेकिन एडल्ट के केस में ये स्मॉल होती है तो मिनिमम इसकी ब्लड सप्लाई होगी, और ये अगर रेटिनाकुलर आर्टरी डैमेज हो गई है तो ये कंपनसेट नहीं कर पाएगी। एडल्ट के केस में क्या होता है, आर्टरी ऑफ लिगामेंटम टेरिस रिग्रेस कर जाती है आफ्टर स्केलेटल मैच्योरिटी और ये सप्लाई करती है ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द फेमोरल हेड। देयरफॉर जब रेटिनाकुलर आर्टरी इंटरप्ट होंगी तो इट कैन नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट कोलेटरल सर्कुलेशन टू प्रिवेंट एवियन। और यहाँ पे हमने रेटिनाकुलर आर्टरीज पहले पढ़ लिया है कि किसकी ब्रांच है, तो बार बार रेटिनाकुलर आर्टरीज जो आ रही है वो, तो इसीलिए एडल्ट के केस में अगर रेटिनाकुलर आर्टरी डैमेज होगी तो स्मॉल होने की वजह से आर्टरी ऑफ लिगामेंटम टेरिस उसको कंपनसेट नहीं कर पाती, लेकिन चाइल्ड के केस में कंपनसेशन हो जाता है। एपिडेमाइलोजी, वर्ल्ड वाइड एवियन जो है वो अप्रोक्सीमेटली 10,000 to 20,000 न्यू पेशेंट एनुअली इन यूनाइटेड स्टेट्स में अफेक्ट करता है एंड इट अकाउंट फॉर एन एस्टिमेटेड 5 to 12% ऑफ ऑल टोटल हिप रिप्लेसमेंट। कंडीशन कॉमनली अफेक्ट करती है एडल्ट बिटवीन 30 and 50 या 20 और 50 हम कह सकते हैं, विद अ मेल प्रीडोमिनेंस। आल्दो जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड एसोसिएटेड या ऑटो इम्यून रिलेटेड एवियन होता है वो रिलेटिवली मोर कॉमन होता है फीमेल्स के केस में। तो हमें यहाँ पे ये याद रखना है कि जो मेल है उन कंडीशंस में 30 to 50 इयर्स ऑफ एज में मेल प्रीडोमिनेंस डिजीज की देखने को मिलती है, लेकिन जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड एसोसिएटेड है उन कंडीशंस में फीमेल जो है वो ज्यादा इफेक्टेड होती है। एवियन जो है वो बायलेटरल डिजीज है, यानी कि अगर एक साइड के हिप में एवियन डेवलप हुआ है तो बायलेटरल ये कंडीशन डेवलप फर्दर हो सकती है। तो अराउंड 50 to 70% जो पेशेंट है वो इवेंचुअली डेवलप कर लेते हैं एवियन इन बोथ हिप। इसीलिए MRI ऑफ द अपोजिट हिप इज ऑफन रिकमेंडेड इवन व्हेन सिम्टम्स आर यूनिलेटरल। पेशेंट आपके पास आता है उसको सिम्टम यूनिलेटरल है, देन भी आपको जो अपोजिट साइड का MRI है वो पेशेंट में एडवाइस करना होता है। नेक्स्ट है कॉमनली अफेक्टेड बोन। अब यहाँ पे हमें पता लग गया कौन सी है, फेमोरल हेड, और उसके बाद सेकंड क्या है, हिमरल हेड। ईटियोलॉजी, एवियन जो है जब होगा जब ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज्ड होगी, और ये कॉम्प्रोमाइज ट्रोमा की वजह से हो सकता है, वस्कुलर एक्लूजन की वजह से हो सकता है, किसी ब्लड वेसल में एम्बोलस आ गया, थ्रोम्बाई आ गया, उसकी वजह से एक्लूजन हुआ है, इंक्रीज्ड इंट्राओस्टियस प्रेशर हो सकता है, एम्बोलिक इवेंट हो सकता है, मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज और अननोन कोज। ब्रॉडली एवियन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ट्रोमेटिक एंड नॉन ट्रोमेटिक कोजेस। अब ट्रोमेटिक में क्या होगा, वो सारे कोज जिनकी वजह से
ट्रोमा हुआ है और डायरेक्टली जो ब्लड वेसल्स है या वस्कुलर सप्लाई है वो इंटरप्ट हुई है। उसमें फ्रैक्चर हो सकता है नेक ऑफ फीमर का, हिप डिसलोकेट कर गया है, फ्यूमोरल हेड का फ्रैक्चर है, टेलिस का फ्रैक्चर, स्कैफोल्ड का फ्रैक्चर, सर्जिकल इंजरी किसी वेसल पे होगी सर्जरी के दौरान, या फिर रेडिएशन इंड्यूस्ड वस्कुलर डैमेज हुआ है। तो जो जहां की भी जॉइंट की अफेक्शन होगी या अफेक्टेड होगा जॉइंट, उसी के अकॉर्डिंग का कोज कोई भी हो सकता है जो कि ट्रोमा क्रिएट कर रहा है, तो वो सारे होंगे ट्रोमेटिक कोजेज। नॉन ट्रोमेटिक कोजेज में यहाँ पे क्या होगा, कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी जो कि मोस्ट कॉमन कोज है नॉन ट्रोमेटिक में। लॉन्ग टर्म या हाई डोज कोर्टिकोस्टेरॉइड जब हम लेते हैं तो वो स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड होते हैं एवियन से, क्योंकि उनकी वजह से फैट सेल की हाइपरट्रोफी होती है बोन मैरो में, इंट्राओशियस प्रेशर बढ़ता है, फैट एम्बोलिज्म बढ़ता है और इम्पेयर ऑस्टियोब्लास्ट फंक्शन होता है। तो ये सारी कंडीशंस की वजह से एवियन डेवलप होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। एल्कोहल अब्यूज, क्रोनिक एल्कोहल अगर कोई ले रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, फैटी इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द मैरो होगा, लिपिड मेटाबॉलिज्म डिस्टर्बेंस होगा और जो माइक्रो वेसल्स है उनका अक्लूजन होगा। हिमेटोलॉजिक डिसऑर्डर्स में कंडीशन सच एज सिकल सेल डिजीज वो रिपीटेड वेसो अक्लूजन कॉज करती है लीडिंग टू बोन इश्चीमिया। अदर डिसऑर्डर्स में क्या होगा, थैलेसीमिया एंड हेरिडिटरी थ्रोम्बोफिलिया। ऑटो इम्यून डिजीज जैसे कि सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटस एसएलई वेल रिकॉग्नाइज्ड है कॉज ड्यू टू वस्कुलाइटिस, थ्रोम्बोसिस एंड फ्रीक्वेंट कोर्टिकोस्टेरॉइड यूज। यहाँ पे इन सब कारणों से एवियन हो सकता है। एंटी फोस्फोलिपिड सिंड्रोम अगर है तो उसकी वजह से क्या होता है, फर्दर थ्रोम्बोटिक रिस्क काफी बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें बॉडी जो है वो कुछ एंटीबॉडी बनाती है स्पेसिफिक, जो कि ब्लड क्लोट्स की फॉर्मेशन ज्यादा कराती है। तो अगर ऐसा होगा तो थ्रोम्बोटिक रिस्क पेशेंट में बढ़ जाएगा। मेटाबॉलिक एंड मिसलेनियस कोजेज, अब इसमें काफी सारे ऐसे डिजीज हैं जिनकी वजह से मेटाबॉलिक कंडीशन या फिर मिसलेनियस कोज कुछ हम कह सकते हैं, जिनकी वजह से एवियन हो सकता है। 20 to 30% पेशेंट्स में इडियोपैथिक यानी कि कोई कोज हमें पता नहीं लगा लेकिन पेशेंट में एवियन है तो उसे हम क्या कहेंगे, इडियोपैथिक नॉट आइडेंटिफाइबल कोज 20 to 30% पेशेंट्स में। रिस्क फैक्टर क्या होंगे, अगर हाई क्यूमुलेटिव स्टेरॉइड डोज है, क्रोनिक एल्कोहल ले रहा है, स्मोकिंग है, स्मोकिंग की वजह से भी एंडोथेलियम डैमेज होता है, ट्रोमेटिक टू द ट्रोमा टू द अफेक्टेड जॉइंट, अगर ट्रोमा हुआ है तो डायरेक्ट वहां की ब्लड सप्लाई हैम्पर हो सकती है। हाइपर कोगुलेबल स्टेट जहाँ पे क्लोट फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है, सिकल सेल डिजीज, आरबीसी की शेप चेंज है तो वो वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन कर सकती है। एसएलई, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, डिसलिपिडीमिया, एचआईवी इंफेक्शन, रेडिएशन एक्सपोजर और अगर प्रीवियस एवियन है अपोजिट हिप में तो भी चांसेस है अपोजिट हिप में एवियन डेवलप होने के, यानी कि बायलेटरल डिजीज होने की। अब जो एचआईवी है ये अलोन कोज नहीं है एवियन का, ये रिस्क कब बढ़ता है, मल्टीफैक्टोरियल विद कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम द इन्फेक्शन इटसेल्फ, एसोसिएटेड मेटाबॉलिक चेंजेस, मेडिसिन जो पेशेंट की चलती हैं, स्टेरॉइड एक्सपोजर जो होता है, तो मल्टी फैक्टर्स इसमें जो है कंट्रीब्यूट करते हैं एवियन डेवलप होने में। पैथोफिजियोलॉजी, एवियन में क्या होगा, सबसे पहले होगा वस्कुलर इंसल्ट, यानी कि ब्लड फ्लो जो है फीमोरल हेड में वो कम हो जाएगा या इंटरप्ट हो जाएगा बाय द ट्रोमा, थ्रोम्बोसिस, एम्बोलाइम, ये हम पढ़ चुके हैं। किसी भी कारण से ब्लड जो है वो कम होगा, ब्लड सप्लाई वहां पे कम होगी। विद इन 12 to 48 आवर्स वहां पे सेलुलर डेथ हो जाएगी, ओस्टियोसाइट्स की, बोन मैरो सेल्स की, हिमेटोपोइटिक एलिमेंट्स ये डाई कर जाएंगे। क्यों, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचेंगे। अब जो नेक्रोटिक बोन है वो कुछ टाइम के लिए परसिस्ट करेगी, क्योंकि मिनरलाइज जो बोन मैट्रिक्स है वो एकदम से तो नहीं टूट जाएगी, वो इनिशियली इंटैक्ट रहती है लेकिन वो बायोलॉजिकली डेड होती है, क्योंकि उसके अंदर की सेल्स जो है वो नेक्रोज्ड हो चुकी होती हैं, तो इसीलिए उसकी रीमोल्डिंग की कैपेसिटी यहाँ पे खत्म हो जाती है। फिर आएगा रिपेरेटिव रिस्पॉन्स, जब ब्लड वेसल्स जो है वो ग्रो करेंगी इन द पेरिफेरी ऑफ द नेक्रोटिक एरिया और जो ओस्टियोक्लास्ट है वो रिजॉर्प्शन शुरू कर देंगे डेड ट्रेबेकुले का, वाइल जो ओस्टियोब्लास्ट है वो क्या करेंगे, न्यू बोन को बनाने की कोशिश करेंगे। ओस्टियोक्लास्ट का काम क्या है, डेड जो पार्ट है उसको हटाना, और ओस्टियोब्लास्ट क्या करेगी, न्यू को ले डाउन करेगी। लेकिन यहाँ पे रिजॉर्प्शन जो है वो ओपन आउटपेस कर देता है न्यू बोन फॉर्मेशन को, यानी कि रिजॉर्प्शन ज्यादा होता है, फॉर्मेशन कम होती है, जिसकी वजह से बोन जो है वो स्ट्रक्चरली वीक रहती है। सबकोंडल माइक्रोफ्रैक्चर्स, अब
बार बार जो मैकेनिकल लोडिंग होगी, मैकेनिकल स्ट्रेस पड़ेगा, तो उसकी वजह से माइक्रो फ्रैक्चर्स होंगे, टाइनी फ्रैक्चर्स होंगे बीनीथ द आर्टिकुलर कार्टिलेज। और ये हमें कहाँ पता लगेगा? इमेजिंग जब हम करवाएंगे, एक्सरे कराएंगे, तो वहां पे क्रिसेंट साइन हमें देखने को मिलेगा। फिर प्रोग्रेसिव जो वीकनिंग होती रहेगी, तो उसकी वजह से फ्लैटनिंग एंड कोलैप्स ऑफ द आर्टिकुलर सरफेस होगा, जो कि बाद में जो जॉइंट है उसकी कॉन्ग्रुइटी को अल्टर करेगा। कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन होगा, जॉइंट स्पेस नैरोइंग होगी, ओस्टियोफाइट फॉर्मेशन होगा, पेन, स्टिफनेस एंड लॉस ऑफ फंक्शन वहां पे हो जाएगा। तो ये कंप्लीट पैथोफिजियोलॉजी है एवीएन की। टाइमलाइन ऑफ सेलुलर डेथ। जो सेलुलर डेथ है वो रैपिडली होती है। रेडियोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी सेवरल वीक्स तक हमें एक्सरे में देखने को नहीं मिलती है, इसीलिए अर्ली एवीएन जो है उसको हम एक्सरे से डायग्नोस नहीं कर सकते। यानी कि अगर पेशेंट का एक्सरे नॉर्मल है तो हम ये नहीं कह सकते कि पेशेंट को एवीएन नहीं है। अब यहाँ पे टाइम के साथ दिया गया है, कुछ ही मिनट में ऑक्सीजन डिक्रीज होगी, तो 1 to 3 आवर्स में एटीपी का डिप्लीशन होगा। 6 to 12 आवर्स में ऑस्टियोसाइट इंजरी बिगिन हो जाएगी। 12 to 48 आवर्स में बोन मैरो का नेक्रोसिस होगा, और 24 to 72 आवर्स के बीच में जो क्या रहेगा, ऑस्टियोसाइट डेथ बिकम्स इरिवर्सिबल, और डेज टू वीक में रिपेरेटिव प्रोसेस बिगिन हो जाएगा। ग्रोस पैथोलॉजी क्या रहेगी? स्टेज पे डिपेंड करेगी। अर्ली स्टेज होगी तो जॉइंट सरफेस नॉर्मल अपीयर होगा, आर्टिकुलर कार्टिलेज इंटैक्ट रहेगा, बोन अंडरनीथ बिकम पेल और नो कोलैप्स इज विजिबल। इंटरमीडिएट स्टेज में क्या होगा? येलो नेक्रोटिक मैरो अपीयर होगी, ट्रेबेकुलर आर्किटेक्चर वीक हो जाएगा, स्मॉल क्रैक डेवलप होंगे, सब कॉन्डल फ्रैक्चर बिगिन हो जाएंगे। एडवांस स्टेज में क्या होगा? ज्वाइंट जो है वो सिवियरली डिफॉर्म हो जाएगा, फ्लैटनिंग ऑफ द फीमोरल हेड, जिसके बाद कोलैप्स होगा बोन का, इरेगुलर आर्टिकुलर सरफेस होंगे, और फिर पेशेंट को सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाएगा। हिस्टोपैथोलॉजी अगर हम देखें एवीएन की, बाय बोन बायोप्सी, बोन सेल डाई करेंगी तो वो क्या लीव करेंगी? एम्प्टी लैक्यूने एंड नेक्रोटिक बोन मैरो। फैट सेल डीजनरेट करेंगे, जिसकी वजह से फैट का नेक्रोसिस होगा। ये जो माइक्रोस्कोपिक चेंजेस हैं अक्कर बिफोर एक्सरे एबनॉर्मेलिटी अपीयर, यानी कि एक्सरे में एबनॉर्मेलिटी जब मिलेगी उससे बहुत पहले ये सब चेंजेस हो चुके होंगे। जो बॉडी है वो ट्राई करेगी टू रिपेयर द डैमेज बाय फॉर्मिंग अ न्यू ब्लड वेसल्स एंड न्यू बोन, और रिपेयर जो है वो इनकम्प्लीट होगा, सो द वीकेंड बोन इवेंचुअली कोलैप्स अंडर स्ट्रेस। Clinical features. The symptom depend upon the disease stage. Many patients remain asymptomatic initially, और जो symptom है appear होंगे only after structural weakening begins. Pain. Earliest symptom होगा pain होगा patient को। पेन कैसा होगा? इनिशियली माइल्ड होगा, इंटरमिटेंट होगा, कभी कभार होगा, और एक्टिविटी से रिलेटेड होगा। लेकिन लेटर स्टेज में पेन बहुत सीवियर होगा, कांस्टेंट रहेगा, रात को भी पेन होगा, और रेस्ट की कंडीशन में, यानी कि एक्टिविटी रिलेटेड यहाँ पे नहीं रहेगा। पेशेंट लेटा है तब भी पेन हो रहा है, रेस्टिंग कंडीशन में भी पेन हो रहा है। और बाकी जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो डिपेंड करेंगे कि कहाँ की बोन इन्वॉल्व हुई है। लाइक अगर फीमोरल हेड इन्वॉल्व है तो पेन कहाँ पे होगा? ग्रोइन रीजन में होगा, बटक पे होगा, थाई पे होगा। ओकेजनली नी की इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पे देखने को मिलती है। स्टिफनेस। स्टिफनेस में लिम्प करेगा पेशेंट, कोलैप्स अल्टर द बायोमैकेनिक्स, और ट्रेंडलबर्ग गेट डेवलप हो जाएगा, और एंटाल्जिक गेट कॉमनली यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। तो पेशेंट का गेट चेंज होगा ड्यू टू पेन एंड स्टिफनेस। जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस करेगा जॉइंट का जो मोशन है वो डिक्रीज होगा। पेशेंट बताएगा डिफिकल्टी सिटिंग क्रॉस लेग्स, क्लाइंबिंग स्टेयर्स, स्क्वेटिंग में, शूज पहनते टाइम, कार से बाहर निकलते टाइम, इन सब कंडीशन में पेशेंट को पेन होगा। रेंज ऑफ मोशन कम हो जाएगी, मसल वास्टिंग होगी। क्रोनिक पेन की वजह से अगर बहुत ज्यादा पेन होगा तो पेशेंट उसको यूज करना कम कर देगा, तो डिसयूज होगा। क्वाड्रिसेप्स और ग्लूटियल मसल्स जो है उनकी एट्रोफी होना शुरू हो जाएगी। इनिशियली इंटरनल रोटेशन अफेक्टेड होगी, लेटर एबडक्शन भी डिक्रीज होगा, और फाइनली जितने भी मूवमेंट है वो सब पेनफुल हो जाएंगी। क्लिनिकल स्टेज। स्टेज 1 में या तो नो सिम्टम होंगे या फिर माइल्ड पेन, नॉर्मल एक्सरे, एमआरआई पॉजिटिव मिलेगा। स्टेज 2 में पेन और बढ़ेगा, कोलैप्स अभी नहीं होगा लेकिन पेशेंट नॉर्मली वॉक कर सकता है। स्टेज 3 में कोलैप्स भी बिगिन हो जाएगा और पेन सीवियर हो जाएगा। माइल्ड से पेन कैसा हुआ? सीवियर। वॉकिंग भी डिफिकल्ट होगी और क्रिसेंट साइन अपीयर होगा। स्टेज 4 में
सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप करेगा, परसिस्टेंट पेन होगा, सीवियर स्टिफनेस होगी और मार्क्ड डिसेबिलिटी होगी। क्रिसेंट साइन जब हम डायग्नोसिस पढ़ेंगे तब वहां इमेजिंग के अंदर मैं आपको दिखाऊंगी। फिजिकल एग्जामिनेशन करना है पेशेंट का, पाल्पेट करके देखेंगे तो टेंडरनेस होगी। कहाँ होगी टेंडरनेस? एंटीरियर हिप में, ग्रोइन में और ग्रेटर ट्रोकेंटर के पास। तो यहाँ पे पेशेंट को टेंडरनेस मिलेगी। इंस्पेक्ट करेंगे पेशेंट का गेट, गेट पेशेंट का चेंज होगा, लिंपिंग करेगा, लिंपिंग और पेन की वजह से क्या होगा? मसल्स को यूज कम करेगा तो मसल वास्टिंग होगी, लिम्ब शॉर्टनिंग होगी। एडवांस डिजीज में अफेक्टेड लिम्ब जो है वो एक्सटर्नली रोटेटेड भी अपीयर दिख सकता है। रेंज ऑफ मोशन, रेंज ऑफ मोशन भी कम होगा। मोस्ट सेंसिटिव मूवमेंट इंटरनल रोटेशन, पेन होगा तो रेस्ट्रिक्ट करेगा इंटरनल रोटेशन को। लेटरल फ्लेक्शन, एबडक्शन, एक्सटेंशन ये सब रेस्ट्रिक्टेड होते जाएंगे जैसे जैसे पेन की सीवियरिटी बढ़ेगी। कुछ टेस्ट हम पेशेंट के करके देख सकते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में, जैसे कि लॉग रोल टेस्ट, पैट्रिक या फेबर टेस्ट और ट्रेंडलबर्ग टेस्ट और एक्सिस कंप्रेशन टेस्ट। फर्स्ट है लॉग रोल टेस्ट। अब यहाँ पे आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा लॉग रोल टेस्ट। पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लाई करना है, पेशेंट की लेग जो है वो फुल्ली रिलैक्स होनी चाहिए विद द नी एक्सटेंडेड, और होल्ड द लेग एट द एंकल, एंकल से या फिर नी से हम इसको होल्ड कर सकते हैं। जेंटली रोल द एंटायर लेग इंटरनली और एक्सटर्नली, जैसे यहाँ पे इस इमेज में रोल करके दिखाया गया है, तो इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी लेग को रोल करके देखना है। और यहाँ पे क्या होगा? लाइक अ लॉग विदाउट फ्लेक्सिंग द हिप और नी, और दोनों साइड को कंपेयर करना है। अगर पेन हो रहा है लेग के रोलिंग के टाइम तो इंट्रा आर्टिकुलर हिप की पैथोलॉजी है। अगर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है तो आर्थराइटिस या एवीएन है या फिर फ्रैक्चर है। अगर नहीं पेन है, फुल रेंज ऑफ मोशन है तो नॉर्मल हिप जॉइंट है। पॉजिटिव कब हुआ टेस्ट? जब पेन हुआ ग्रोइन या हिप में ड्यूरिंग द रोलिंग, रिड्यूस्ड रेंज ऑफ इंटरनल या एक्सटर्नल रोटेशन कंपेयर्ड विद द अपोजिट साइड और मसल स्पाज्म या गार्डनिंग मिलेगी। तो ये सारी कंडीशंस में हम चेक कर सकते हैं कि कोई हिप की पैथोलॉजी है या नहीं। नेक्स्ट है पैट्रिक या फेबर टेस्ट। इमेज में जैसे आपको दिखाया गया है, ये भी हिप जॉइंट की पैथोलॉजी को बताएगा और इसको फिगर 4 टेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब जो पोजीशन पेशेंट की बनती है वो 4 के टाइप की बनती है। पेशेंट सुपाइन लाई करेगा, हिप को फ्लेक्स करेंगे, नी जो है फ्लेक्स द हिप एंड नी ऑफ द अफेक्टेड साइड, और जो एंकल है अफेक्टेड लेग का अपोजिट नी पे उसको रखेंगे, जैसे कि आपको इमेज में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंकल यहाँ पे रखा है अपोजिट नी पे। स्टेबलाइज करेंगे अपोजिट पेल्विस को विद वन हैंड और जेंटली प्रेस करेंगे। अगर ग्रोइन या एंटीरियर हिप में पेन हो रहा है तो हिप जॉइंट की पैथोलॉजी है। अगर पोस्टीरियर बटक या सैक्रोइलियक जॉइंट में पेन है तो सैक्रोइलियक जॉइंट की पैथोलॉजी है। और रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट और इनएबिलिटी ऑफ द नी टू द अप्रोच टेबल कंपेयर्ड विद द अपोजिट साइड आल्सो सजेस्ट द हिप पैथोलॉजी। नेगेटिव कब होगा? जब ना तो पेन हो रहा है, सिमेट्रिकल रेंज ऑफ मोशन है और जो नी है वो डिसेंड करेगा क्लोज टू द एग्जामिनेशन टेबल विदाउट डिस्कम्फर्ट। अब पॉजिटिव होगा तो ये सारी कंडीशंस में जो टेस्ट है ये पॉजिटिव आ सकता है। नेक्स्ट है ट्रेंडलबर्ग टेस्ट। इसका पर्पज क्या है? असेस करना हिप एबडक्टर मसल को, दैट इज ग्लूटियस मेडियस एंड मिनिमस, स्ट्रेंथ एंड हिप स्टेबिलिटी। पेशेंट को वन लेग पे स्टैंड करने के लिए बोलेंगे 30 सेकंड, यानी कि एक पांव पे 30 सेकंड खड़ा होना है, दूसरे पांव को उठा के रखना है। एग्जामिनर ऑब्जर्व करेगा जो पेल्विक है उसका लेवल की, तो नॉर्मल तो ये लेवल सेम रहना चाहिए। पॉजिटिव कब होगा? जो पेल्विस है वो ड्रॉप करेगा अनसपोर्टेड साइज, यानी कि ये पांव अगर उठा के रखा था, ये अनसपोर्टेड साइज है, तो यहाँ पे क्या होगा? जो पेल्विस है वो ड्रॉप करेगा इस साइड और ये इंडिकेट करेगा वीकनेस ऑफ द हिप एबडक्टर और ऑन द स्टैंडिंग लेग और सुपीरियर ग्लूटियल नर्व इंजरी। नेगेटिव कब होगा? जब ये सेम लेवल पे रहेगा। नेक्स्ट है एक्सियल कंप्रेशन टेस्ट। इसमें क्या होगा? ये भी हिप जॉइंट की पैथोलॉजी को देखने के लिए किया जाता है। पेशेंट सुपाइन पोजीशन में रहेगा, हिप को न्यूट्रल रखेंगे या स्लाइटली फ्लेक्स करके रखेंगे और जो एक्सियल फोर्स जेंटली अप्लाई करना है थ्रू द फीमर टुवर्ड द हिप जॉइंट। अगर पेन हुआ तो टेस्ट पॉजिटिव होगा, अगर पेन नहीं हुआ तो नेगेटिव होगा। अब कुछ यहाँ पे कंडीशंस ऐसी हैं जो कि इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस को बताती हैं। क्या क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस एवीएन के हो सकते हैं? ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, फिमोरोएसिटाबुलर इम्पिगमेंट हो सकती है, ट्रांजिएंट ऑस्टियोपोरोसिस ऑफ द हिप
स्ट्रेस फ्रैक्चर हो सकता है, सेप्टिक आर्थराइटिस, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द हिप, मेटास्टैटिक बोन डिजीज और इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस। तो ये सारी कंडीशन मिमिक कर सकती हैं एवीएन के पेशेंट को, यानी कि सेम सिम्टम्स एवीएन जैसे सिम्टम्स उन पेशेंट्स में भी देखने को हमें मिल सकते हैं। तो हमें अगर ऐसे सिम्टम्स के साथ पेशेंट आता है तो हम इन सभी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हम अपने डायग्नोसिस की तरफ बढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने डायग्नोसिस से पहले का पार्ट कवर किया है, क्लिनिकल फीचर्स कैसे होंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन में कौन से टेस्ट कराएंगे, एवीएन के कॉजेज कैसे होते हैं, ट्रोमेटिक कॉजेज, नॉन ट्रोमेटिक कॉजेज। तो वो सारा पार्ट आज की हमने फर्स्ट पार्ट में कवर किया है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इसका डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।